हर कहानी एक नया खौफ। आसमान पर काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अंधेरा समंदर अपने पानी से भर गया हो। बिजली चमकती तो पूरा जंगल एक पल के लिए जिंदा लगने लगता। पेड़, पत्ते, कीचड़ और हवा में उड़ती धूल तक सब दिखाई देता। लेकिन अगले ही पल गहरा अंधेरा सब कुछ निगल जाता। उसी अंधेरे में सिर्फ दो दोस्त, समीर और राघव, अपने गांव सितियापुर की तरफ बैलगाड़ी पर जा रहे थे। दोनों पूरा दिन शहर के काम में लगे रहे थे और अब जब वापस आ रहे थे, रात उनके आसपास किसी मुंह बंद डायन की तरह चिपक गई थी। उनके साथ था उनका वफादार बैल कालू। बेचारा बारिश से बचने के लिए बार बार अपना सिर झटकता, लेकिन हर बार एक नई बूंद उसके माथे पर टपक जाती। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी चिकनी और गीली होती जा रही थी और बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट हवा के साथ मिलकर एक और अजीब सा सुर बना रही थी। यार समीर, रात में इस जंगल से गुजरना मुझे कभी पसंद नहीं आया। लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे डरपोक, कुछ नहीं होता। हम अक्सर इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन सुना है इस रास्ते से लोग कभी कभी गायब हो जाते हैं। हाँ, और फिर भूत आकर चाय पिलाता होगा। बैलगाड़ी अपने पुराने पहियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। हर धड़कन, हर चरमराहट जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। एक पल के लिए बिजली ने पूरी रात के अंधेरे को चीर दिया और उस रोशनी में उन्हें लगा रास्ते के बीच कोई लंबा सा आदमी खड़ा था, सीधा, बिल्कुल हिला नहीं, जैसे हवा भी उसके पास रुक गई हो। अगले ही पल बिजली गई, अंधेरा वापस आया और वो साया गायब था। राघव का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, तुमने भी देखा? कोई जानवर होगा। कुछ देर बाद आसमान खुल गया। बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। बूंद बूंद नहीं, पानी की परतें जैसे गिर रही थीं। कालू ने अपना सिर झुका लिया, पर कीचड़ घुटनों तक पहुंच गया था। बैलगाड़ी हर कुछ कदम बाद फंस जाती। मिट्टी उसके पहियों को पकड़ लेती, जैसे जमीन उसे अपने अंदर खींच रही हो। कालू, चल रे चल। दोनों ने बैलगाड़ी छोड़ी और गीले रास्ते पर कदम रखा। बारिश उनके कंधों को तोड़ रही थी और ठंड उनके होंठ नीले कर रही थी। अचानक राघव रुक गया। उसने हाथ से आंखों के आगे की बारिश हटाई। दूर एक जगह रोशनी दिखाई दी, एक गांव। हर घर में लालटेन जल रही थी। गांव? यहाँ कब से? इस रास्ते पर तो कुछ भी नहीं था। पर देख तो, रोशनी सच में है। दोनों के पैर अपने आप गांव की तरफ बढ़ने लगे। शायद रोशनी के साथ एक उम्मीद थी, या शायद एक दावत। गांव के किनारे पर कदम रखते ही दोनों थम गए। बारिश अब भी चल रही थी, लेकिन यहां आकर लग रहा था जैसे उसका शोर कुछ धीमा पड़ गया हो। हवा के साथ एक ठंडी लेकिन अजीब सी खुशबू आ रही थी। मिट्टी की नहीं, कुछ और, जैसे पुरानी लकड़ी और सड़े हुए फूलों की। आगे घर थे, कच्चे रास्ते, पुरानी दीवारें और उन पर लटकती लालटेनें जो हल्की सी पीली रोशनी फैला रही थी। सब कुछ एक पल के लिए जिंदा लगता और अगले ही पल सपने जैसा। पर सबसे अजीब बात, ये सब कुछ चल रहा था रात के बीचों बीच, जब आसमान पूरा अंधेरा था, जब पेड़ों के साए जमीन तक घिस रहे थे। गांव के लोग काम कर रहे थे। कोई लकड़ियां काट रहा था, कोई मिट्टी खोद रहा था। समीर, ये लोग सोते नहीं क्या? मुझे ये गांव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। राघव, ये लोग रात को भी काम करते हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी चिपक रही थी, जैसे गांव खुद उन्हें रोकना चाहता हो। फिर उन्हें एक चाय वाला नजर आया। एक पुरानी सी टपरी जिसके ऊपर टिन की छत थी और नीचे एक मिट्टी का चूल्हा जिस पर हल्की सी लाल आग जल रही थी। चूल्हे की रोशनी में उस आदमी का चेहरा उभर कर सामने आया। सूखा हुआ,
आंखों के नीचे गहरी लकीरें, पर फिर भी होठों पर मुस्कान। दोनों अंदर चले गए। टपली के अंदर कुछ गर्म था, पर हवा ठंडी थी। बारिश की बूंदें बाहर गिर रही थीं, लेकिन चाय वाला बिना भीगा हुआ था, जैसे उसके आसपास कोई दीवार थी जो पानी को आने नहीं देती। और उसके साथ बैठे दो और आदमी, वो भी पूरे सूखे, कपड़ों पर एक भी बूंद नहीं, चेहरे बिल्कुल साफ, लेकिन आंखों में खाली खोखलापन, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। आज रात मेरे घर रुक जाओ, बारिश बहुत ज्यादा है। इतनी बारिश में सफर करना अच्छा नहीं है। मजबूरी थी, इसलिए हां कह दी। चाय वाले का घर पुराना था। दीवार पर जली हुई मिट्टी, छत से लटकते मकड़ी के जाले और एक कोने में पुरानी कुर्सी जो बिना किसी के बैठे हल्की हल्की हिल रही थी। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे टिमटिमा रही थी और उसकी पीछे पड़ती उनकी परछाइयां हिचकिचाहट से कांप रही थी। कुछ अजीब था, बहुत अजीब। बारिश अब थम गई थी, लेकिन बाहर अब भी आवाज आ रही थी, ठल ठल ठल, जैसे कोई जमीन पर कदम घसीट रहा हो। राघव, ये लोग रात को भी काम करते हैं? राघव चुप था, बस खिड़की के पास गया और देखा। गांव वाले एक बड़ा गड्ढा खोद रहे थे। उनकी आंखें सफेद, चेहरे बिल्कुल खाली, और सब एक ही सुर में बोल रहे थे, आजा, आजा, आजा। ये कब्रिस्तान है। इतना कहना था कि चाय वाला कमरे में घुस आया। उसकी आंखें अब सफेद चमक रही थीं। चेहरे पर एक मुस्कान, जैसे जिंदा लाश हंस रही हो। अब तुम जान ही गए हो, ये गांव इंसानों का नहीं है। ये रात में जिंदा होता है। जो भी गुजरता है हम उसे बुला लेते हैं। तुम लोग कौन हो? हम वो हैं जो 100 साल पहले काली साधना में मारे गए थे। गांव जला दिया गया था, मगर हम रात में फिर उठाते हैं। दोनों भागते हुए बाहर निकले। गलियां भूल भुलैया की तरह बदल रही थीं। जिधर जाओ वापस वही चौक। पीछे गांव वाले सफेद आंखों से उन्हें घूरते हुए बोल रहे थे, आजा, आजा, आजा। थक कर दोनों एक पुराने खंडहर में जा पहुंचे। वहां एक काली दाढ़ी वाला साधु बैठा था। तुम इस गांव में कैसे आ गए? ये गांव तो 100 साल पहले जल गया था। हमने सब देखा, लोग, घर, चाय वाला। वो लोग अब इंसान नहीं, वो रात के छलावे हैं। हमें बचा लो बाबा। बचने का एक ही तरीका है, एक बलिदान। बलिदान मतलब एक को मरना होगा? हमें बचा लो बाबा, हमारी रक्षा करो। हाँ बाबा, हमारी रक्षा करो। दूर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। चाय वाला और गांव वाले उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सफेद आंखें, सफेद हाथ। इसी बीच साधु खड़ा हुआ और गड्ढे की तरफ चल पड़ा। गड्ढे के पास जाकर साधु नीचे बैठ गया और आंखें बंद करके मंत्र जपने लगा। धरती कांप गई, गड्ढे से लाल रोशनी निकली। गांव वाले चीखने लगे, राख में बदलने लगे और धुंध बनकर हवा में समा गए। हर घर धुंध की तरह हवा में घुल गया। बस जंगल की खामोशी बाकी थी। समीर और राघव ने साधु को धन्यवाद कहा और अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर गांव की तरफ चल पड़े।